दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग, राष्ट्रपति, अरबपति, शाही परिवार, और इन सब के बीच में एक नाम बार बार आता है, जेफरी एप्स्टीन। जी। आज हम उन फाइलों पर एक गहरी नजर डालेंगे जो इस व्यक्ति से जुड़ी हैं। और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एप्स्टीन कौन था। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली सवाल तो ये है कि उसके साथ कौन कौन था। सही। और वो कौन सा सिस्टम था जो उसे ये सब करने की ताकत देता था। चलिए इन दस्तावेजों की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। नहीं, ये उन सिस्टम्स पर भी रोशनी डालती है जो ऐसे लोगों को आप कह सकती है पनपने का मौका देते हैं। तो जो जानकारी हमारे पास है वो कहां से आ रही है? देखिए, ये सब कुछ कोर्ट के दस्तावेजों पर आधारित है, FBI की जांच है और सबसे जरूरी गवाहों के बयान है। मतलब सब कुछ तथ्यों पर आधारित? हमारी कोशिश बस यही है कि जो सच इन दस्तावेजों में है उसे बिना किसी मिर्च मसाले के सामने रखा जाए। तो फिर शुरू कहां से करें? मतलब सबसे पहले ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? कागजों पर तो वो एक अमेरिकन फाइनेंसर, इन्वेस्टर। हाँ, लेकिन वो उसकी असली पहचान नहीं थी। पैसा तो और भी लोगों के पास होता है। तो उसकी असली ताकत क्या थी? उसकी असली ताकत थी पहुंच, एक्सेस। उसके पास न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में आलीशान घर थे। हाँ। न्यू मेक्सिको में एक बहुत बड़ी जमीन, और वो बदनाम प्राइवेट आइलैंड, कैरिबियन वाला। जी। ये जगह सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं थी, ये एक तरह के न्यूट्रल ग्राउंड थे। न्यूट्रल ग्राउंड, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो राजनीति से हों, व्यापार से या विज्ञान से, बिल्कुल, वो सब एक ऐसी जगह पर मिल रहे हैं जहां मीडिया नहीं है, किसी की नजर का डर नहीं है। अच्छा। तो वहां किस तरह की बातें होती होंगी? एप्स्टीन ने खुद को उस नेटवर्क के एकदम सेंटर में रख दिया था। मतलब वो सिर्फ पार्टियां नहीं दे रहा था? नहीं, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा था जहां प्रभाव और जानकारी वही असली मुद्रा थी। वो असल में जानकारी का एक ब्रोकर बन गया था। मतलब वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था और इस चक्कर में वो खुद सबके राज जानने लगा था। यही तो, ये बहुत खतरनाक खेल है। और यहीं पर उसका प्राइवेट जेट, वो बोइंग 727 कहानी में आता है। हाँ, वो जेट कोई आम प्राइवेट प्लेन नहीं था, वो उसके नेटवर्क का एक चलता फिरता केंद्र था। और इतना बदनाम हुआ कि उसे लोलिता एक्सप्रेस जैसा घिनौना नाम दे दिया गया। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अब जो फाइलें सामने आई हैं, उनमें इसी जेट के फ्लाइट लॉग्स का जिक्र बार बार आता है ना? हाँ, और उन लॉग्स में दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल हैं। जैसे कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, बड़े बड़े वैज्ञानिक, हॉलीवुड स्टार्स तक। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है समझने वाली। जी, ये बहुत जरूरी है। इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का मतलब अपने आप में ये नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल है। सही। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो व्यक्ति एप्स्टीन के दायरे में था, उसके सर्कल में था। कानून सबूतों पर काम करता है, अंदाजों पर नहीं। हाँ, और ये फर्क करना बहुत जरूरी है, खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लिस्ट में नाम आने को ही सजा मान लिया जाता है। बिल्कुल। तो जब हम कहते हैं एप्स्टीन फाइल्स, इसका असल में मतलब क्या है? ये कोई एक सीक्रेट डायरी है? नहीं, ये कोई एक डायरी नहीं है। ये अलग अलग कानूनी मामलों से निकले हजारों पन्नों के दस्तावेज हैं। हजारों पन्ने? जी। इसका सबसे बड़ा हिस्सा वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक पीड़िता के मानहानि के मुकदमे से आया है, जो उसने एप्स्टीन की सहयोगी घिलेन मैक्सवेल पर किया था। सही। तो उन दस्तावेजों में गवाहों के बयान हैं, फ्लाइट लॉग्स हैं, ईमेल्स, तस्वीरें, ये एक पजल के अलग अलग टुकड़े हैं। और अब कोर्ट इन्हें धीरे धीरे सार्वजनिक कर रहा है। जी बिल्कुल। और इन फाइलों में कई जगहों पर जानकारी को काला कर दिया गया है, वो जिसे रिडैक्टेड कहते हैं। वो क्यों? ज्यादातर मामलों में ऐसा पीड़ितों की पहचान को बचाने के लिए किया जाता है, खासकर वो जो उस वक्त नाबालिग थे। अच्छा। तो जो हम देख रहे हैं वो भी पूरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ वो हिस्सा है जिसे कानूनी तौर पर सार्वजनिक करने की इजाजत मिली है। और इन्हीं फाइलों से पता चलता है कि ये मामला कितना पुराना है। पहली कानूनी आहट तो 2005 में ही सुनाई दे गई थी। हाँ, 2005 वाला केस फ्लोरिडा में। कई लड़कियों ने सामने आकर अपनी कहानी बताई थी, लेकिन उसमें तो उसे लगभग कोई सजा ही नहीं हुई थी ना? बिल्कुल। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। 2005 में फ्लोरिडा पुलिस ने जांच शुरू की। FBI के पास भी सबूत थे। दर्जनों लड़कियों ने गवाही दी थी। हाँ, लग रहा था कि ये एक सीधा साधा केस है और उसे लंबी सजा होगी। लेकिन 2008 में इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसे एक बहुत ही हल्की सजा मिली। उसे ही स्वीट हार्ट डील कहते हैं। सही।
मतलब एक तरह की मेहरबानी वाली डील। हाँ, कानून में ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ये कोई आम प्ली बार्गिन नहीं था, ये एक नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट था। नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट? जी, जिसे फेडरल प्रोसिक्यूटर